IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि जी, बड़े और कड़े फैसलों के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जाने जाते हैं। पिछले 2 कार्यकाल इस बात के साक्षी हैं। मोदी सरकार का ये जो 3.0 है, हर कदम बड़े फूंक फूंक कर दिखाई पड़ रहा है। जून से लेकर अब तक मोदी सरकार अपने फैसलों को पलटने में देर नहीं कर रही। क्या है इसके पीछे की बिग पिक्चर? क्या मोदी 3.0 कमजोर सरकार हो गई है? क्या मोदी मजबूत विपक्ष से ज़्यादा दबाव में है? क्या मोदी को सहयोगियों को खुश रखकर चलना पड़ रहा है? क्या आरक्षण का मुद्दा सरकार के लिए अनसुलझी पहेली बन गया, या यूं कहें कि नासूर बन गया है? और क्या मोदी बिना बहुमत सरकार चलाने में सक्षम नहीं है? और क्या मोदी अब सरकार के फैसलों पर होने वाली जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको समझकर या उसका असर समझकर फैसले पलट देते हैं? ऐसे ही कुछ लगातार सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं जनता की तरफ से, विपक्ष की तरफ से और जो भी जानकार हैं। और जब जो लेटेस्ट मुद्दा हुआ, जब उन्होंने जो लिटरल एंट्री थी उसका जो इश्तेहार निकला था, एडवर्टीजमेंट निकला था, उसको निरस्त कर दिया, तो ये सवाल फिर से सामने आ गए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, या ये सवाल बार बार सामने क्यों आ रहे हैं? तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि अगर हम पिछले 10 सालों का अगर मोदी का कार्यकाल देखें तो पिछले 10 सालों में उन्होंने केवल 2 ही फैसले अपने पलटे। एक फैसला था जो भूमि अधिग्रहण बिल था, उसको उन्होंने वापस लिया। दूसरा जो फैसला था वो था जो किसानों के लिए जो बिल लेके आए थे, जो कृषि कानून लेके आए थे 3, उसमें किसान बैठ गए थे। और काफ़ी 1 साल के बाद लगभग मोदी ने कहा कि लगता है कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई हो, हम अपने किसान भाइयों को ये समझाने पर सफल नहीं हुए, इसलिए हम इसको वापस लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने चाहे जितने भी फैसले लिए हों, चाहे वो धारा 370 को हटाने का हो, CAA को लाने का हो, 3 तलाक का हो, ये सारे फैसले, उसमें उन्होंने चाहे कितने ही आंदोलन हो गए हों, चाहे कितनी ही प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं आई हों, लेकिन उन फैसलों से वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने उसको मजबूती से, उन्हें उसको पूरी जागू से उस पर अड़े रहे। लेकिन अभी केवल सरकार बने हुए 3 महीने ही हुए हैं। मोदी O3 को 3 महीने हुए हैं और लगभग 5 ऐसे फैसले हैं जो ये सरकार पलट चुकी है। 5 कौन से फैसले, अगर पुनीत मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला जो डेटा प्रोटेक्शन बिल एक लाए थे, वो जब उसमें इंडस्ट्री से प्रतिक्रिया अच्छी नहीं आई तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। उसके बाद एक ब्रॉडकास्ट बिल का ये ड्राफ्ट लेके आए थे, उस पर भी काफ़ी तीव्र रिएक्शन हुए तो इन्होंने उसको वापस ले लिया। उसके बाद वक्फ बिल लेके आए पार्लियामेंट में, हमने देखा मेजोरिटी थी, लेकिन तब भी उन्होंने उसको JPC को भेज दिया जब विपक्ष ने उसका पूरी तरीके से विरोध किया, तो उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के ऊपर इसको भेज दिया। फिर अभी जब उन्होंने बजट लेके आए थे तो प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने LTCG एक्ट में बदलाव कर दिया था, जिसमें बहुत हल्ला मचा, मिडिल क्लास की तरफ से बहुत नाराजगी जताई गई कि भाई जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो वो अगर आप बेचेंगे तो इतना ज़्यादा टैक्स लेने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने उसको भी, जब फाइनेंस बिल पास किया तो उसको भी उन्होंने बदल दिया। और अब लेटेस्ट जो है ये लिटरल एंट्री, जिसमें क्योंकि उनके विपक्ष के लोग और उनके सहयोगी लोग जिन्होंने नाखुशी जाहिर की कि भाई ये जो है आरक्षण को बाईपास करने का एक शॉर्ट तरीका है, ये शॉर्टकट है, तो इसको ये सबने इसमें जब विरोध जताया तो अब 3 दिन के अंदर ही उस एडवर्टीजमेंट को भी निरस्त कर दिया गया। लेकिन पूरी, हालांकि मेरा ये मानना है कि जो लिटरल एंट्री वाला जो ये मामला है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे सरकार को सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिल जाते हैं, वो विशेषज्ञ मिल जाते हैं जिनको कि सरकार को अपनी नई पॉलिसी और आने वाले समय की चुनौतियों को मानते हुए जो नए डिसीजन लेने हैं उनको लेने में ये ऐसे एक्सपर्ट काफ़ी मदद करते हैं और ये हमेशा होना चाहिए। तो ये जो है एक अच्छा स्टेप था। और ये लिटरल एंट्री जो है ये कोई नई बात नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले जो अमूल और जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कुरियन को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सबसे पहले NDDB का अध्यक्ष बनाया था, जो कि कोई IAS नहीं थे, वो उनको उन्होंने सीधा अपॉइंट किया था। इंदिरा गांधी ने भी अपने समय में एक्सपर्ट्स को अपने साथ लिया था। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा या एकदम चौंकेंगे कि मनमोहन सिंह
ये लेटरल एंट्री के ही देन थे। इनको सबसे पहले वित्त विभाग में इनको लिया गया, एज एडवाइजर लिया गया, बाद में वित्त सचिव बने, रिजर्व बैंक के भी गवर्नर रहे और फिर देश के प्रधानमंत्री रहे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो कि संयुक्त वित्त सचिव थे, उनको भी लेटरल एंट्री से लिया गया। रघुराम राजन, ये ऐसे बड़े नाम हैं और बाकी नाम भी आप मेरे पास जो स्क्रिप्ट ये जो चल रही है, ग्राफिक्स चल रहे हैं, इनमें देख सकते हैं। ऐसे लोगों को लेटरल एंट्री की तरह लिया जिन्होंने देश के बढ़ावे में, विकास के लिए बहुत काम किया। तो ये एक अच्छा स्टेप था जो कि होता रहा है और ये इसमें रिजर्वेशन की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर का एक कैडर, सिंगल कैडर का काम होता है और ये एक्सप्लेन किया भी सरकार ने। लेकिन अब राजनीति है और राजनीतिक मजबूरी क्या ना करा दे। तो वो कहते हैं ना कि जो दूध का जला है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब संविधान और आरक्षण पर मोदी पहले ही बहुत चोट खा चुके हैं। ये माना जा रहा है कि जो इस बार उनको कम सीटें मिली चुनाव में, वो जो एक नैरेटिव सेट किया विपक्ष ने पूरा आरक्षण को लेके कि अगर ये 400 की पार की बात कर रहे हैं तो संविधान बदल देंगे और संविधान में भी ये आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरएसएस का हवाला दिया गया, अमित शाह का एक फेक वीडियो वायरल किया गया, तो उससे जो उनको नुकसान हुआ, तो आरक्षण के मुद्दे में सरकार को लगता है कि ये जो है एक उनके लिए नासूर बन गया है, ना इसको उगला जा रहा है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी कर दिया, हालांकि उन्होंने कहा कि उसमें वो क्रीमी लेयर नहीं लाएंगे, लेकिन ये जब लेटरल एंट्री पर जब आरक्षण की बात शुरू हुई तो सरकार को लगा कि यार ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा बने, इससे पहले ही हम इसको निरस्त करा दें। तो ये सारा जो चल रहा है, तो उससे लग रहा है कि जो कम सीटें हुई हैं और जो थोड़ी कमजोरी आई, हालांकि मेजोरिटी में है, उससे अब सरकार ये चीज देख रही है कि क्या चीज उनके खिलाफ कहीं एक बड़ा आंदोलन ना बन जाए, एक उनके खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव ना सेट हो जाए। ऐसे फैसलों पर एक बार पीछे कदम लेकर अगर दोबारा सोचा जाए तो उसमें कोई गलत नहीं है। और वो जो एकदम समर्थक है, कट्टर समर्थक मोदी के, वो तो ये कह ही रहे हैं कि जो शेर है हमला करने से पहले भी 4 कदम पीछे लेता है, तो मोदी ये कर रहे हैं। अब मोदी शेर के कारण ये शेर है तो इसलिए कर रहे हैं या राजनीतिक मजबूरी है वो कर रहे हैं, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। अगर जब और कड़े फैसलों की बात जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कही है, जब वो फैसले लाएंगे उस पर उनका क्या रुख रहता है, तब इस असलियत पता लग जाएगी हमको। पुनीत, चलिए, तो कुछ ही वक्त बाद कुछ और बड़े कदम और फैसलों के द्वारा वाकई ये बात सच साबित होती है या फिर ये सिलसिला अनवरत जारी रहता है और इसका रिकॉर्ड मोदी 3.0 में बनता है, इस पर नज़र रहेगी देश की भी और जाहिर तौर पर उनके समर्थक और विरोधियों की भी। बहुत शुक्रिया रवि सर इस बिग पिक्चर पर बातचीत के लिए।